है ना, मसालेदार मुद्दा धर्म है, खतरा में आ गए हैं हम लोग, बचाइए, कब्जा कर लिया पाकिस्तान, चीन का, ये सब 2-4 घंटा का होता है। भागो भागो, भेड़िया आया। मोदी जी तो कपड़े से लोगों को पहचानते हैं, टोपी लगाने से इनकार करते हैं। उसका जो मुद्दा है उसको पकड़ करके आप शिकस्त दे पाइएगा बीजेपी को? दे चुके हैं, पाइएगा नहीं, दे चुके हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि चौथी बार प्रधानमंत्री कल भी विजिट यहाँ पटना कर चुके हैं, ठीक है। और जब बुझने की हालत आ जाती है तो छटपटाने लगते हैं। क्या भाषा यूज कर रहे हैं, क्या भाषा उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? यदि कोरोना काल में 300 करोड़ अडानी की संपत्ति रोज बढ़ती है और एक आदमी बेरोजगारी के कगार पर चला जाता है, तो वैसे लोगों की संपत्ति क्यों नहीं हम बांटेंगे? मैं छीनने की और बांटने की, ये तो भाषा का फर्क है। एनडीए को टक्कर दे पाइएगा लगता है? ये पूरा टक्कर, ये आपको अंदाजा नहीं आ सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। और तो जाके मनमोहन सिंह की बराबरी किए हैं ये अभी तो क्या अभी जो जन्म ही लिया है वो क्या हमसे बोलेगा? हम तो बरगद के पेड़ हैं। कोई भी पार्टी भारत की कांग्रेस के नीचे ही खड़ी हुई है तो वो बोलते रहता है। जिस पार्टी ने वो मोदी जी जिस आदिवासी महिला के लिए गौरवान्वित महसूस करवाते हैं पूरे समाज को, उस आदिवासी महिला को नए पार्लियामेंट के उद्घाटन तक में नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वहां उनके देश के संविधान का प्रोटोकॉल आ जाता है। वो मोदी जी आज तक मंदिर का उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ नहीं आते हैं। जो हमारे जोगी जी हैं ना, यूपी के सीएम, उनकी रिश्ते की बहन लगती है डिम्पल यादव, तो वहाँ उनके लिए जातिवाद कोई मायने नहीं रखता है, और जातिवाद है भी मायने की चीज़ नहीं, लेकिन वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। हमारे साथ जो है कांग्रेस के समर्थक है, उनसे पूछेंगे। मोदी जी ने कुछ साल पहले कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि तीसरी बार जीत के वो अच्छे दिन लाएंगे? मैडम, अच्छे दिन तो आए हैं, लेकिन हमारे अडानी अंबानी जैसे बंधुओं के लिए आए हैं। भारत की जनता के लिए आए हैं। भारत की जनता के लिए तो वही हुआ है कि सेना की जगह में उन्होंने अग्निवीर ले आया। जिस किसानों के आय को उन्होंने 2022 में 17 में बोला था कि हम दुगनी कर देंगे, उसमें 750 किसान अपने काल कबलित हुए, स्वर्ग सिधार गए, और उसके बाद उनके ऊपर गाड़ियां तक चढ़ाई गई इनके एक मंत्री के बेटे के द्वारा, और मिला क्या? ढाक के 3 पात। उन्होंने उसको किसान मानने से भी इनकार कर दिया था कि किसान नहीं है, कोई किसान देश का नुकसान नहीं कर सकता। हमें तो ये पता है ना उनको कि किसानी तो वो नहीं जानते। वो तो आज की तारीख में वो नरेंद्र मोदी हैं जो पति पत्नी के रिश्ते में जो मंगलसूत्र आता है उसकी भी व्याख्या करते हैं, और जिनका अधिकार उनको नहीं है इस बात पे बात करने का कि जो अपनी पत्नी को पत्नी बहुत दिन तक मानते ही नहीं रहे और समाज को बताने से भी हिचकते रहे। आरोप लगा रहे हैं कि आप जीत गए तो मंगलसूत्र छीन लीजिएगा आप लोगों। हाँ, वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो आदमी आरोप लगा रहा है जिसके लिए मंगलसूत्र क्या है। कहते हैं ना, एक फिल्मी डायलॉग है, मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। नहीं, मैं मंगलसूत्र वो एक ही चीज हुआ। हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों में सिंदूर लगाया जाता, कहीं कहीं बिना सिंदूर के, सुहाग का ही प्रतीक है। अब आ जाता हूँ कि जो छीनने की बात है, तो बेशक हमारे कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता जो हैं और जानकार इस बात से इनकार करेंगे। क्यों नहीं छीना जाएगा? यदि कोरोना काल में 300 करोड़ अडानी की संपत्ति रोज बढ़ती है और एक आदमी बेरोजगारी के कगार पर चला जाता है, तो वैसे लोगों की संपत्ति क्यों नहीं हम बांटेंगे? मैं छीनने की और बांटने की, ये तो भाषा का फर्क है। ये तो भाषा का फर्क है। क्यों नहीं वैसे लोगों की? आज देश की पूरी संपत्ति में जो 60% हिस्सा वो कितने लोगों के हाथ में है, और क्यों है? और ये पूरी लड़ाई आपने दूसरी जगह शिफ्ट करके रखी है। ये लोगों को जाति और धर्म में फंसा करके आप रखे हो, जबकि सच्चाई क्या है कि यदि पूछे कि अडानी, अंबानी, मोदी, माल्या, ये लोग किस जाति से हैं? लेकिन बांटने का तो आरोप आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण दे दीजिएगा आप। मैडम, जहाँ तक हिंदू और मुसलमान का संबंध है, तो भारत के संविधान के हिसाब से मुस्लिम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, और बंटवारे के बाद मुसलमानों के लिए ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान चले जाएं। तो जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, क्या हम हिंदू संस्कार, हमारी जो सरोकार है, हम आज तक हमारी जो संस्कृति है, क्या मुसलमानों को हम देश से बाहर निकाल दें? तीसरी चीज़, धर्म का मामला धर्म के लोग ही जाने, और धर्म को अपने व्यक्तिगत मामलों में ही नियमित करके रखे तो अच्छा रहेगा, चाहे किसी भी धर्म का मामला हो। हमारे लिए धर्म जो है बिल्कुल निजी चीज़ है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि अगर हम कभी हिंदू मुस्लिम आज तक मैंने किया होगा तो मैं इस धरती पर खड़ा नहीं। मोदी जी तो वो सारा काम करते हैं जिसको बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी तो कपड़े से लोगों को पहचानते हैं,
टोपी लगाने से इनकार करते हैं, और जब उनके यही हमारे जो हैं अभी पटना साहब के सांसद बनने वाले जो हैं, है ना, जो उम्मीदवार हैं, नहीं उम्मीदवार जो हैं रविशंकर जी, ये हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं। हम पता नहीं कि मोदी जी के हिंदुत्व के बारे में मैं 2-3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। वो एको अहम द्वितीयो नास्ति हैं, वो अपने आप में परम ब्रह्म हो गए हैं। जो मोदी जी जिस आदिवासी महिला के लिए गौरवान्वित महसूस करवाते हैं पूरे समाज को, उस आदिवासी महिला को नए पार्लियामेंट के उद्घाटन तक में नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके देश के संविधान का प्रोटोकॉल आ जाता है। वो मोदी जी आज तक मंदिर का उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ नहीं आते हैं। हिंदू धर्म की महान परंपरा है कि कोई भी यज्ञ बिना पति पत्नी के साथ किए पूरा नहीं होता है। और तीसरी चीज़, वो तो दाढ़ी बाल भी अपनी माँ के समय में नहीं बनाया, लेकिन वो उनका निजी मामला है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये कह सकते हैं, उनका पर्सनल निजी मामला है। तो क्या लगता है, अगर पिछले कुछ लोकसभा चुनावों को देखें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है, कह सकते हैं कि बदतर नजर आई, तो आपको लगता है कि इसमें जो है कुछ सुधार होगा, जीत पाएंगे? मैडम, आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मोदी सपोर्टर था, इसलिए मैं आपको। अच्छा, आप मोदी सपोर्टर और थे? मोदी सपोर्टर ही नहीं था। हमारे रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी और कैलाशपति मिश्र के खास लोगों में से थे। मैं उनके सानिध्य में पला बढ़ा हूँ। ये था कैसे हो गया, है क्यों नहीं है? नहीं है, इसलिए नहीं है कि मैं अब मोदी जी को 17 से पहचानना शुरू कर दिया। 14 में मोदी जी को वोट दिया, मैंने दिया है। कोई कांग्रेसी मुझे जूता मारे, गाली दे, कोई बात नहीं, मंजूर है, मैंने वो गलती की है, उसकी सजा मुझे मिली। हाँ, मैंने वो गलती की थी, क्योंकि जो उस वक्त माहौल बना था ना, वो माहौल आज से नहीं बना था। वो वीर सावरकर और देश के बंटवारे के पहले और आज़ादी के आंदोलन से उस चल रहा था कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं। लेकिन अब बात रहेगी कि हिंदुस्तान के लोगों ने एक धार्मिक राष्ट्र होने की बजाय एक गैर धार्मिक राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना मंजूर किया, जहां हर आदमी को पूरी आज़ादी दी। लेकिन आज हमारे लिए मामला हो गया कि हम उस पाकिस्तान के कर्मों का उदाहरण देते हैं। मतलब हिंदुस्तान के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि तुम भी पाकिस्तान की तरह हो जाओ। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं हो सकते, हम हिंदुस्तान हैं। और हमारे यहाँ जो भी हुआ, और सबसे बड़ा महान आदर्श मैं बताता हूँ हिंदू धर्म का और इस सोसाइटी का, जो लोग हैं, हम धर्म को रूप में एक सामाजिक संस्कृति के रूप में यहाँ ले रहे हैं। तो हमारी महान परंपरा है कि सबसे पहले हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, और हमारे साथ जो रहा है, हम बहुमत में रहते हुए भी उस अल्पमत की हम सुरक्षा किए हैं, और ये सबसे महान धर्म है। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिस फिलिस्तीन में इस्लामिक राष्ट्र के अनुयायी और समर्थक जितने भी लोग हों, मुस्लिम राष्ट्र उस फिलिस्तीन के मुस्लिम लोगों को नहीं पनाह दे रहे हैं, और वही फ्रांस, जर्मनी, इटली के लोग दे रहे हैं। और उन देशों को देखिए कि वो कितने उन्नति पर जा रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ मुस्लिम हुए ना APJ अब्दुल कलाम, उनसे महान देशभक्त। आप बताइए कि कितने परमवीर चक्र हमारे यहाँ विजेता हुए मुस्लिम। आज बताइए कि हमारे यहाँ जितने भी काम समाज में हो रहे हैं, समाज जानते हैं ना, विभिन्न रंगों का गुलदस्ता से बनता है। जो लोग बोलते हैं ना कि एक ही रंग का फूल बनता है, उनकी नज़र का दोष है। यदि समाज में एक चीज़ मैं बता देता हूँ मैडम, जो सच्चाई है समाज के डेवलपमेंट का, यदि एक तरह के लोग भी बनेंगे ना, तो उन समाज में भी अलग तरह के लोग कालांतर में बदल जाएंगे, वो आर्थिक हैसियत से। और जो लोग बोलते हैं ना कि कोई इस जाति और कोई उस जाति, उस जाति में भी बड़े और छोटे हो जाते। जी। तो ये कभी हम धर्म में लड़ते हैं, कभी हम जाति में लड़ते हैं, कभी जाति में भी जाति के लिए लड़ते हैं। जाति में जाति के लिए लड़ते हैं। और उसमें भी मैं बता रहा हूँ, मेरी अपनी अनुभूति है कि मैं देखा हूँ कि हमारे ही समाज में, हमारे ही जाति में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उनको वो सम्मान नहीं मिला। और इससे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, जो हमारे जोगी जी हैं ना, यूपी के CM, उनकी रिश्ते की बहन लगती है डिम्पल यादव। तो वहाँ उनके लिए जातिवाद कोई मायने नहीं रखता है, और जातिवाद है भी मायने की चीज़ नहीं, लेकिन वहाँ चुप्पी साध लेते हैं और जातिवाद की पूरी राजनीति करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे, कुछ दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई हुई थी। उन्होंने कहा कि जब जो कांग्रेस की सरकार थी, तब किसी के घर में पूजा पाठ होता था तो वहाँ लाठियाँ बरसाई जाती थी। ये बाकायदा आरोप लगा कर गई हैं आप। देखिए, स्मृति ईरानी जी का वो एक्टिंग की दुनिया से आई हैं, और एक्टिंग वालों के साथ मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके साथ जो भी बात किया हूँ, सच से किया हूँ। लेकिन
उनके और आरोप मेरा पर क्या कहिए? नहीं, मैं उनके आरोप पर कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता कि सबसे पहले तो महिला हैं और एक्टिंग की दुनिया से आई हैं, और जब सिलेंडर लेकर के आंदोलन करती थी, हमारे मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजती थी, और आज उनकी सरकार के जो बड़े हैं लोग हैं, जब उन बातों पे चुप्पी साध रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, घटनाओं को गिनाने लगूं तो अब उसका कोई अंत नहीं होगा। तो अब उस स्मृति ईरानी जी से तो अच्छा होता है कि अपने लोगों को वो बोलती हैं कि देखो आपसे यहाँ गलती हो रही है, आप ये गलती ना करो। राजनीतिक नौटंकी करना तो उनके बस की बात है। राजनीतिक नौटंकी और भी लोग हैं, क्या कहिएगा इस बार कांग्रेस को लेकर, क्या कहिएगा? लगता है कि वो टक्कर दे पाइएगा? क्या एनडीए को टक्कर दे पाइएगा लगता है ये? पूरा टक्कर, ये आपको अंदाजा नहीं आ सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार 400 पार का नारा लगा। ये तो उनका, ये देखिए, अब की बार 400 पार, अब बिहार में 40 हमारे। वो इस तरह से बोल रहे हैं ताकि मतलब कैसे कहेंगे कि हम 100 पार करेंगे? वो तो कहवे करेंगे कि हम 400 पार 400 पार 400। ये फर्जी नारा है, कुछ नहीं उसमें। कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी लगता है? क्या कांग्रेस की स्थिति? कांग्रेस की स्थिति एकदम पूरी तरह से सुधर रही है और हम लोग अच्छे और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? क्या लगता है इस बार कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी? पिछले कुछ मतलब बेहतर होगी मतलब, क्योंकि पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में देखें तो स्थिति बहुत ही, तो वही दो की जिक्र कर रही हूँ मैं कि दोनों में बहुत। इस बार तो जाके मनमोहन सिंह की बराबरी किए हैं ये अभी तो क्या अभी जो जन्म ही लिया है वो क्या हमसे बोलेगा? हम तो बरगद के पेड़ हैं। कोई भी पार्टी भारत की कांग्रेस के नीचे ही खड़ी हुई है, तो वो बोलते रहता है। जिस पार्टी ने जन्म लिया है वो पार्टी अभी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, फिर नीचे आ जाएगी। ये सब चलता रहता है। इतना आसान कांग्रेस होगा? इतना ही आसान है, और इसी बार है। 4 जून का इंतजार कीजिए आप, इसी बार है। कोई भी भारत में छात्र उनसे खुश नहीं है। सबसे बड़ी आबादी छात्रों की होती है और वो फ्यूचर है। अगर छात्र खराब हो गया तो उनका भविष्य खराब हो गया। ये रोजगार का जो मुद्दा है, ये सब जो चीजें होती है ना, मसालेदार मुद्दा, धर्म है, खतरा में आ गए हैं हम लोग, बचाइए, कब्जा कर लिया पाकिस्तान, चीन का, ये सब 2-4 घंटा का होता है। भागो भागो, भेड़िया आया। एक दिन सच में भेड़िया आया तो कोई नहीं मिला, वही वाला इनका हाल हो। रोजगार का जो मुद्दा है उसको पकड़ करके आप शिकस्त दे पाइएगा बीजेपी को? दे चुके हैं, पाइएगा नहीं, दे चुके हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि चौथी बार प्रधानमंत्री कल भी विजिट यहाँ पटना कर चुके हैं, ठीक है। और जब बुझने की हालत आ जाती है तो छटपटाने लगते हैं। क्या भाषा यूज कर रहे हैं? क्या भाषा उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप बताइए, ये भाषा कौन उपयोग करता है? किस हालात में? जब आप परेशान हो जाते हैं तब आप उपयोग करते हैं इस तरह का गलत भाषा। तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, क्योंकि अब उनके पास ये बताने के लिए नहीं है कि मैंने 2 करोड़ दे दिया, ये बताने के लिए नहीं है कि मैंने 100 दिन में काला धन ला दिया, ये बताने के लिए नहीं है कि मैंने गरीबों की आय दुगनी कर दी, किसानों की आय दुगनी कर दी। कुछ नहीं है। किसानों पर वो हथगोले बरसा रहे हैं हरियाणा में। तो ये इनकी हालात इतनी गंदी हो चुकी है कि अब इनके लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो चुका है। ये लोग किसी तरह झूठ बोल के, कुछ मीडिया ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने खरीद के रखा था, उन्होंने झूठ फैलाया और ये आ गए सत्ता में। अब लोग सब समझ गए इनको। अच्छा, लोग समझ गए हैं, कह रहे हैं लोग समझ गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, इतना ये है कि पब्लिक में डर तो है, और इस बार आपका कोई भी लहर है या कोई भी आप बोलिएगा तो वो दिख नहीं रहा है। पब्लिक चुपचाप से अपना दिखा रही है कि वो क्या है, और ये सत्ता अगर आपको मिलता है पब्लिक से तो पब्लिक ही आपको उतारेगी। तो वक्त का इंतजार कीजिए। पटना साहिब से प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत जी, लगता है रविशंकर प्रसाद जी को जो है टक्कर दे पाएंगे? टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो है, रविशंकर जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है लोगों में कि आप मिलते नहीं हैं, वक्त नहीं देते लोगों को। भाई, आपको सांसद चुन के लाया, ठीक है, 4 लोगों ने नहीं दिया, पर 10 लोगों ने तो आपको वोट दिया है, तो उनके लिए तो आपको कुछ करना चाहिए था। क्या किया उन्होंने 5 साल में? कुछ तो है नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए आप हैं, वहाँ जा करके बैठ गए और अनर्गल बातें बोलते हैं। संविधान से देश चलता है ना कि अनर्गल आप वक्तव्य से। प्रत्याशी जो है अंशुल अभिजीत जी, लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि राजनीति में वो नए हैं। मैडम, मैं सबसे पहले इस पटना की राजनीति के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ राम दुलारी सिन्हा से लेकर के रामावतार शास्त्री आए, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कांग्रेस का कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन था, लेकिन अच्छे व्यक्ति थे, मिलनसार थे, और जनता में उनकी इतनी पैठ थी कि जनता आज भी उनके नाम का स्मरण करती है। उसके बाद हमारे यहाँ सीपी ठाकुर भी आए, उस वक्त कांग्रेस में ही थे, और कांग्रेस में उन्होंने जो काम किया पटना में, आज उसी की देन है कि आज बीजेपी उनके उसी काम को रिकॉग्नाइज कर रही है और उनके बेटे को राज्यसभा सांसद और नवादा से संसदीय चुनाव में लड़ा रही है।
लेकिन उसके बाद में हमारे जो सांसद जो हुए बीजेपी के, या शत्रुघ्न सिन्हा हुए या रविशंकर प्रसाद हुए, जनता के सामने उनका योगदान नगण्य है। अब मोदी जी की बात है, तो मोदी जी का कुछ सच